हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उन सभी आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम थोड़े डिटेल में। ये वीडियो आपके यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी या फिर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल हैं। और यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो द हिंदू, पीआईबी, असम ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव विंड, डाउन टू अर्थ ऐसे सोर्सेज से लिए गए हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं और वहाँ पर आपको जेन्युइन डेटा मिलता है। सो लेट्स सी आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा नमस्ते प्रोजेक्ट, अगला टॉपिक होगा बटरफ्लाई माइन, देन वी लर्न अबाउट पिन कोड्स। हर देश में एड्रेस के लिए एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग रीजन में। तो यहाँ पर इंडिया में पिन कोड्स ने अपना 50 साल पूरा किया है, इसलिए यहाँ पर हम पिन कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया इम्प्लांट। साइंटिस्ट ने एक नया कॉर्निया इम्प्लांट डेवलप किया है, इसलिए यहाँ पर हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक होगा एविडेंस फॉर मेटेरॉइड इम्पैक्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन प्लेट्स फॉर्मेशन के बहुत सारे थ्योरीज़ हैं, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी। उसी तरीके से एक मेटेरॉइड इम्पैक्ट थ्योरी बना है और यहाँ पर हाल ही में इससे रिलेटेड एविडेंसेस पाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर इस थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। देन विल लर्न अबाउट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम में कुछ ऐड ऑन किए हैं, इसलिए यहाँ पर हम स्कीम के बारे में जान रहे हैं। अगला टॉपिक होगा और लास्ट टॉपिक हमारा आज का है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, राइट। So before starting with the topic, I would insist you to please like, share and subscribe बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। अब हमारे पास 100 के से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए @BIS Academy, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर फॉलो कर लीजिए और हर अपडेट, चाहे वो वीडियो हो, टेस्ट सीरीज़ हो, एकेडमिक्स हो, सारे अपडेट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन या फिर अपडेट्स मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट टू इन्यूमरेट पीपल हु क्लीन सीवर। ये सोशल जस्टिस का पार्ट है, जीएस पेपर 1 का हिस्सा है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट या फिर नमस्ते प्रोजेक्ट क्या है। तो आइए देखते हैं खबरों में क्या है। खबरों में बताया गया है कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज प्रिपेयरिंग टू अंडरटेक nationwide survey to enumerate all people engaged in hazardous cleaning of sewers and septic tank, an activity that has led at least 351 deaths since 2017। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एक नेशन वाइड सर्वे करने जा रही है, ऐसे लोग का सर्वे जो कि हजार्डस क्लीनिंग में इन्वॉल्व हों। हजार्डस क्लीनिंग क्या हो सकता है, जैसे सीवर और सेप्टिक टैंक के जो भी लोग साफ़ करते हैं सीवर या सेप्टिक टैंक को, उनका एक नेशन वाइड सर्वे किया जाएगा, उनको लिस्ट डाउन किया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसे लोग जो साफ़ करते हैं सीवर और सेप्टिक टैंक, उनका लगभग 351 से ज़्यादा डेथ हो चुका है 2017 से लेकर अभी तक। यहाँ पर दो टर्म्स निकल के सामने आते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग और सैनिटेशन वर्कर्स। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल मतलब क्या होता है, हाथ से बिना किसी मशीन या फिर टूल्स के इस्तेमाल के बिना साफ़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर साफ़ क्या क्या किया जा रहा है, लैट्रिन्स, सेप्टिक टैंक, रेलवे ट्रैक्स, ये सब बहुत गंदे होते हैं। यहाँ पर ह्यूमन फीसेस पड़े होते हैं और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं सफाई में, वो बिना प्रोटेक्टिव गियर्स, बिना कोई मशीन, बिना कोई सिस्टम के ऐसी चीज़ें साफ़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। और हार्मफुल हो सकता है क्या, हार्मफुल है ही। यहाँ पर हम देख सकते हैं डेटा के हिसाब से 351 प्लस ऑलरेडी डेथ हो चुके हैं। अगला टॉपिक है सैनिटेशन वर्कर। तो सैनिटेशन वर्कर किन्हें कहेंगे, ऐसे लोग जो इस मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हो या फिर ऐसे लोग जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मी कह सकते हैं, उन्हें हम सैनिटेशन वर्कर कहते हैं, राइट। अब हम नमस्ते प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं, ये प्रोजेक्ट है क्या और क्यों लाया गया है। तो यहाँ पर ये एक तरीके का इन्यूमरेशन एक्सरसाइज है, यानी कि लिस्ट डाउन या फिर सर्वे किया जा रहा है ऐसे लोग जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में इंक्लूडेड हो या इन्वॉल्व हो। और ये 500 अमृत सिटीज़ से कंडक्ट की जाएगी। अब 500 अमृत सिटीज़ क्या है, यहाँ पर अमृत सिटीज़ क्या है ये हम जान लेते हैं। तो अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, ये सिटीज़ में एक बहुत ही सीवेज नेटवर्क, बहुत ही अच्छा सीवेज नेटवर्क और वाटर सप्लाई बनाने के लिए ये अमृत सिटीज़ लॉन्च किया गया था। तो इन्हीं सिटीज़ में ये मैनुअल स्कैवेंजर्स काम करते हैं और इनको ही लिस्ट डाउन करना है, इनका ही लिस्ट निकालना है। और लिस्ट किस लिए निकालना है, लिस्ट इसलिए निकालना है ताकि इनको मशीन से इक्विप किया जा सके या फिर इनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव देखा जा सके, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस काम है। अब यहाँ पर नेशनल या फिर नमस्ते प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आप ये टर्म समझ जाएंगे तो सारा काम यहाँ पर हो जाएगा आपका। मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम मतलब कि मशीन से यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं ताकि जो भी लोग काम करते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए फैटल ना हो ये काम,
ठीक है। अब ये जो नमस्ते प्रोजेक्ट है ये काम क्या करेगा, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये एक स्कीम है, इसके पैरेलल काम करेगा ताकि ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट किया जा सके, जो भी सैनिटेशन वर्कर हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, या फिर उनको मशीनरी के द्वारा इक्विप किया जा सके ताकि उनको काम में बहुत ही आसानी हो। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा साथ में काम किया जा रहा है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दूसरा मिनिस्ट्री है इसमें MOJSJE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसका एम क्या होगा, टू इरेडिकेट अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस, जो भी अनसेफ प्रैक्टिसेस अभी तक जो यूज़ किया जा रही हैं उसको ख़त्म करना इसका एक मेजर एम होगा। अब इस प्रोजेक्ट का या फिर स्कीम का जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा इस स्कीम में, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी ऐसे सैनिटेशन मशीनरी की जिसकी कॉस्ट 15 लाख के ऊपर या फिर 15 लाख तक हो, और साथ ही में बहुत ही कम रेट पर इंटरेस्ट भी जाएंगे, 4 से 6% इंटरेस्ट लगभग ना के बराबर होता है। इस रेट पे ऐसे लोगों को इंटरेस्ट दिया जाएगा ताकि ये अपने काम को बहुत ही आसानी से किया जा सके। साथ ही में इन वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के साथ ही 3,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा नमस्ते प्रोजेक्ट के अंडर में, राइट। OES सैनिटेशन, जो भी सैनिटेशन वर्कर हैं ट्रेन में इन्वॉल्व हैं उनको ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड करने में मदद देंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, सर्विसेज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर इस एक्ट के अंदर में रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स विच वाज स्टार्टेड इन 2017, तो इस स्कीम के अंडर में इनको रिहैबिलिटेट भी किया जा सकता है नमस्ते प्रोजेक्ट के अंदर में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट नमस्ते प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर कंसर्न की बात किया जाए, कंसर्न मतलब कि मैनुअल स्कैवेंजर्स से रिलेट क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो हम देखें जो भी काम होता है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं या फिर सफाई कर्मी होते हैं, वो ऑलमोस्ट दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दलित कम्युनिटी या फिर अनटचेबल कम्युनिटी। इंडिया में कास्ट सिस्टम है, आप जानते हैं कास्ट सिस्टम में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र यानी कि दलित जो कि सबसे लास्ट में आते हैं। तो मैक्सिमम जो शूद्र होते हैं या फिर दलित होते हैं ऐसे लोग ही मैनुअल स्कैवेंजिंग में काम में आते हैं या फिर ऐसे ही लोग वो काम करते हैं। अब जब ये दलित या फिर जो सबसे लोएस्ट कास्ट ऐसे काम करते हैं तो ऑलरेडी वो फॉरबिडन होते हैं सोसाइटीज़ में दूसरे कास्ट के लोगों को टच करना। हालांकि अभी शहरों में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, आप इसको महसूस नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया, इन विलेजेस और इवन इन सिटीज़ दिस स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर सोशल प्रेजुडाइज होता है, सोशल डिफरेंसेस आते हैं लोगों के बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। और सीवर में काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही तेज़ी से उनका डेथ हो रहा है, चाहे लोग उनको वो मारे जा रहे हैं, बहुत सारे वारदात हो रहे हैं जिसके वजह से नमस्ते प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या क्या मेजर ले सकती है मैनुअल स्कैवेंजिंग को टैकल करने के लिए, तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट 1993, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स 2017, Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act 2013, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को टैकल करने में काम में आएंगे। अब हम बात करें आगे इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो मैनुअल स्कैवेंजर्स जो प्रैक्टिस है मैनुअल स्कैवेंजिंग का उसको बंद किया जाए, क्योंकि मशीनरीज आ गई हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, तो क्यों ना टेक्नोलॉजी का या फिर मशीन का यूज़ किया जाए ताकि जो ये डेथ्स हो रहे हैं, जो कि सोशल डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो कम हो सके। स्वच्छता उद्यमी योजना ये भी एक स्कीम है जिसके द्वारा इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सकता है, और साथ में जैसा कि मैंने बताया जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, जो भी मशीनरी यूज़ हो रही हैं, उनको ट्रायल किया जाए, ट्रायल करके बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ और इंश्योरेंस कवर भी दिया जाए। ऐसे लोग जो इस काम में इन्वॉल्व है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनको पेंशन प्लान दिया जाए, तो वो लोग बढ़िया से काम करेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैनुअल स्कैवेंजिंग टॉपिक या फिर नमस्ते प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप मैनुअल स्कैवेंजिंग से क्या समझते हैं? क्वेश्चन तो देखिए एक टॉपिक से बहुत सारे बन सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक सैम्पल दिया गया है, आप मैनुअल स्कैवेंजिंग से क्या समझते हैं। तो वर्क ऑफ स्कैवेंजिंग डन बाय मशीन नहीं, वर्क ऑफ स्कैवेंजिंग डन बाय हैंड्स, मैनुअल मतलब हैंड से किया जाएगा, राइट। वर्क ऑफ स्कैवेंजिंग डन बाय पावर नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। तो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पर बटरफ्लाई माइंस के बारे में। ये जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों का हिस्सा है, क्योंकि आपका यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है, इकॉनमी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए तीनों पेपर में आपके पार्ट बनता है। आपको यहाँ पर प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बटरफ्लाई माइंस के बारे में पढ़ेंगे, ये क्यों खबरों में और क्या है। तो यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटेलिजेंट असेसमेंट में पाया गया है, अभी जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, आप जानते हैं, तो यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटेलिजेंट असेसमेंट ये पाया है कि रशिया बटरफ्लाई माइंस का यूज़ कर रहा है अपने डोनेट्स्क और क्रामाटोर्स्क एरिया में। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट है, एक डोनेट्स्क है और एक दूसरा है
क्रेमेस्ट्रॉक ये एरिया है। तो इन एरियाज़ में बटरफ्लाई माइंस का यूज़ रशिया कर रहा है। अब ये माइंस क्या होते हैं आप जानते हैं, आपने मूवीज़ में बहुत सारे देखे होंगे कि ऐसे ये डेटोनेटर्स होते हैं, ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो ग्राउंड में प्लांट किए जाते हैं, और उसके ऊपर अगर कोई वेट आता है, कोई ह्यूमन आता है, कोई मशीन आता है, तो वहाँ पर वो ब्लास्ट कर जाते हैं, डेटोनेट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो रशिया अपने इन एरियाज़ में डेटोनेटर्स लगा रही हैं ताकि बॉर्डर लाइन पे मूवमेंट कम हो जाए, चाहे वहाँ की आम पब्लिक हो या फिर अगर दूसरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं अंदर में तब भी मूवमेंट कम हो, तो इनके लिए ये प्रॉब्लम होगा। तो एक तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये खबरों में है। अब हम बात करते हैं ये खबरों में क्या है या फिर असेसमेंट में क्या पाया गया है। तो असेसमेंट में ये पाया गया है कि रशिया एंटी पर्सनल माइंस यूज़ कर रहा है ताकि लोगों के मूवमेंट को, डिफेंसिव लाइन पे लोगों के मूवमेंट को कम किया जा सके। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ये जो माइंस है ये बहुत ही पोटेंशियल होते हैं, बहुत ही बड़े कैजुअलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री के लोग हों, चाहे लोकल सिविलियंस हो। सही सीधी सी बात है, जो माइंस हैं या फिर जो बॉम्ब्स जो डेटोनेटर होते हैं उनमें नाम नहीं लिखा होता है, उनमें चाहे लोकल सिविलियंस जाएँ या फिर मिलिट्री के लोग जाएँ, सब में कैजुअलिटी होनी है, राइट। यहाँ पर दो तरीके के माइंस यूज़ किए जा रहे हैं, PFM-1 एंड PFM-1S स्कैटरेबल एंटी पर्सनल मिसाइल। ये एंटी पर्सनल मिसाइल का मतलब क्या होता है, पर्सनल मतलब कि ह्यूमन के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। ह्यूमन का वेट अगर पड़ेगा तो माइंस जो होते हैं ब्लास्ट कर जाएंगी। एक होता है एंटी व्हीकल माइंस, तो वहाँ पर जो वेट का, जो डेटोनेशन का वेट होता है वो हाई होता है क्योंकि वो व्हीकल्स के लिए बने होते हैं, ठीक है। और इनका नाम है बटरफ्लाई माइंस या फिर ग्रीन पैरेट भी कहते हैं। ग्रीन पैरेट नाम इनके अपीयरेंस की वजह से रखा गया है। और बटरफ्लाई माइंस की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं बटरफ्लाई माइंस कैसे दिखते हैं, ये है बटरफ्लाई माइन। तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है और एंटी पर्सनल लैंड माइन होता है, और इसमें अगर 5 kg का भी फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये डेटोनेट हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। ये बहुत ही डेंजरस है। अब 5 kg का वेट तो कुछ नहीं होता है, इवन बच्चे भी अगर इस पर क्रॉस होते हैं या फिर इसके ऊपर पैर रखते हैं तो ये ब्लास्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। और इन दो तरीके के माइन है, जैसे PFM-1 और PFM-1S, दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो दूसरा वाला माइन है ये है सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी इसमें ऑन हो सकता है, यानी कि इसको प्लान कर दिया जाए और इसमें टाइमिंग लगा सकते हैं 1 घंटे से लेकर 40 घंटे के बीच के अंदर कभी भी ये ऑटोमेटिकली डेटोनेट हो सकता है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है, तो ये हेलीकॉप्टर से या फिर बैलिस्टिक डिप्रेशन से इसको ऊपर से ही गिराया जा सकता है ज़मीन पे, और ये ज़मीन में ग्राउंड में ग्लाइड करके नीचे जा सकता है, और जब भी उसके ऊपर कोई वेट पड़ता है या फिर किसी कॉन्टैक्ट में आता है तो ये ब्लास्ट हो सकता है, राइट। अब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें एंटी पर्सनल मिसाइल को यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर 1996 अमेंडमेंट प्रोटोकॉल 2 बनाया गया है, जो कि इन लैंड माइन प्रोटोकॉल्स को बताता है कि यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन रशिया और यूक्रेन दोनों इस प्रोटोकॉल के सिग्नेटरीज नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर रशिया यूज़ कर रहा है ऐसे माइंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, पिन कोड। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, पिन कोड इंडिया में पिन कोड 50 ईयर्स इंडिया ने कंप्लीट किए हैं, इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो खबरों में क्या रहा है, पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन हैज़ कम्प्लीटेड 50 ईयर्स इन इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक्स यहाँ पर पता होने चाहिए, पिन कोड क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग आज़ादी के समय 23,344 पोस्ट थे इंडियन अर्बन एरियाज़ में। लेकिन बाद में हमने देखा कि इंडिया को डेवलप होना है, कोई भी कंट्री आज़ाद होती है तो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है, ना कि पीछे होती है, ना तो बैक स्टेप करती है। तो अब क्योंकि डेवलप होना था कंट्री को, तो नए पिन कोड्स इंडिया में जनरेट किए गए या फिर बनाए गए, और इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया अगस्त 15, 1972 में, ठीक है। अब पिन कोड का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा तरीका है एड्रेस डिफाइन करना, कोड्स के माध्यम से अलग अलग रीजन को अलग अलग एड्रेस देना, ताकि नाम की वजह से कन्फ्यूजन ना हो। होता क्या है, एक देश में या फिर एक एरिया में एक ही नाम से बहुत जगह होते हैं, बहुत सारे जगह हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब जवाहरलाल एरिया या फिर कोई भी नाम आप ले लीजिए, अलग अलग जगह, जैसे अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे है, कई जगह पे है। अगर हम नाम से एड्रेस जानेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाता है। तो यूनिक कोड में 6 डिजिट कोड होता है, आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। पहला कोड है रीजन ऑफ इंडिया, 5 है तो आपका एक रीजन होगा, फिर जैसे 1 है तो ये दिल्ली हो गया, जैसे 2 है तो यूपी हो गया। तो अलग अलग रीजन ऑफ इंडिया को कोड दिया गया है। सब रीजन, सेकंड जो नंबर होता है सब रीजन डिसाइड करता है। जो तीसरा नंबर होता है ये डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करता है कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। और लास्ट में पोस्ट ऑफिस के जो यूनिक पोस्ट ऑफिस होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो ये नंबर्स उस पोस्ट ऑफिस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था पोस्ट ऑफिस का या फिर पिन कोड का जो ऑब्जेक्टिव था, वो मेल सॉर्टिंग डिलीवरी सिस्टम को आसान बनाने के लिए किया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे जगहों के नाम सिमिलर होते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए यूनिक पिन कोड को बनाया गया था। और जो पर्सन इस इनिशिएटिव के पीछे थे या फिर जिनके वजह से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, उनका नाम है श्रीराम भिखाजी वेलंकर। ये एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के, और साथ ही में पोस्ट और टेलीग्राफ
बोर्ड के ये सीनियर मेंबर भी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ये है कॉर्निया बायो इंजीनियर्ड, मतलब कि एक नया कॉर्निया इम्प्लांट डेवलप किया गया है साइंटिस्ट द्वारा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, राइट। अब हम देखते हैं खबरों में क्या है। तो पहली बार स्वीडन के रिसर्चर ने एक ऑल्टरनेटिव बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया इम्प्लांट डेवलप किया है, जो कि पिग के स्किन में जो प्रोटीन होता है कोलाजन, उससे डिराइव किया गया है, फिर उससे बनाया गया है। तो अभी तक इस बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया इम्प्लांट को टेस्ट किया जा चुका है और इंडिया और ईरान में मिलाकर 20 लोगों से ज़्यादा उनके विजन को रीस्टोर किया जा चुका है। रीस्टोर मतलब क्या, फिर से वो देख सकते हैं प्रॉपरली। तो कॉर्निया क्या है, यहाँ पर आपको कॉर्निया समझना होगा कॉर्निया क्या है और ये डेवलपमेंट क्यों किया गया है। तो कॉर्निया आँख का एक हिस्सा है जो कि सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, या फिर कह सकते हैं फ्रंट पोर्शन ऑफ आई। तो आप यहाँ पर आँख देख रहे हैं, तो ये पूरे इस एरिया में पूरे कॉर्निया, एक ट्रांसपेरेंट जो लेयर है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या क्या आँख के किस किस पोर्शन को कवर करता है, तो हमारा पीपल, स्क्लेरा, आइरिश, इन सारे पोर्शन को कॉर्निया हमारा प्रोटेक्ट करता है या फिर कवर करता है। और इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करना या फिर बेंड करना। अब फिज़िक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो कॉन्सेप्ट है। तो अगर आँख में डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी लाइट आ रही है, यहाँ से पड़ी, ये स्ट्राइक बैक कर गई, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये अगर कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि अगर आँख के मामले में यहाँ पर हम अगर कॉर्निया देखें, ये कॉर्निया है, तो अगर यहाँ से रोशनी आ रही है तो ये सीधे ना भेज के इसको बेंड कर देगी, अलग अलग एंगल, चाहे इधर बेंड कर देगी चाहे उधर बेंड कर देगी। ये डिपेंड करता है मीडियम, किस मीडियम से रोशनी आ रही है। इसका एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। इफ़ यू वांट आई कैन मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस। तो इसका जो काम है, कॉर्निया का जो मेजर फंक्शन है वो लाइट को बेंड करना है, ताकि डायरेक्टली जो लाइट होती है आँखों पर ना पड़े और डैमेज ना करे। ठीक है, सो दिस इज़ फंक्शनिंग ऑफ कॉर्निया, और ये कॉर्निया होता है। और यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं या फिर जो रिसर्च में पाए गए हैं, तो देखा गया है कि लगभग 12.7 मिलियन पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया की वजह से अंधे हैं, दे आर ब्लाइंड। अगर कॉर्निया बना उनका सही हो सके या फिर कॉर्निया को रीजनरेट किया जा सके या फिर इम्प्लांट किया जा सके तो उनका विजन वापस आ सकता है। और इस रिसर्च में जो भी कॉर्निया बायोडिग्रेडेबल भी बनाया गया है, एक नया कोलेजन बनाया गया है, तो उन्होंने एक मेडिकल ग्रेडेड कोलेजन डिराइव फ्रॉम पिग स्किन से मेडिकल ग्रेड कोलेजन का इस्तेमाल करके इस कॉर्निया को बनाया जा रहा है। और ये जो कोलेजन है ये फूड इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है। मतलब पिग्स आप देखते हैं कई कंट्रीज़ में पिग्स को कंज्यूम किया जाता है, तो वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट होता है, तो जो निकलता है उसे हम कोलेजन कहते हैं। और जो कॉर्निया होता है, इंसान के आँख का कॉर्निया होता है, उसमें जो मेन प्रोटीन होता है उसका नाम भी कोलेजन है। इसलिए पिग के स्किन से जो कोलेजन डिराइव किया जा रहा है उससे भी हम कॉर्निया को बना सकते हैं। हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो डेवलपमेंट है बहुत ही सस्ता है और बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में। और जो प्रोसेस है इन्वॉल्व करने, मतलब कि जो अगर आँख में इम्प्लांट करना हो अगर ये कॉर्निया को, तो ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। और साथ ही में इसका स्टोर करना, जो कोलेजन जो डेवलप हो रहा है नया, उसको स्टोर करना बहुत ही आसान है और लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, लगभग 2 साल तक। वहीं अगर हम नॉर्मल कॉर्निया की बात करें, जैसे कोई इंसान अपना कॉर्निया डोनेट कर रहा है, जैसे ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं, तो किसी इंसान ने अगर अपने आँखों को डोनेट किया है तो उसके डेथ के बाद 2 हफ्तों के अंदर उस कॉर्निया का यूज़ करना चाहिए। अगर वो यूज़ नहीं होता है तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन वहीं पर जो बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया है जो भी बनाया गया है, इसको 2 साल तक स्टोर किया जा सकता है, उसके अंतराल में इसको यूज़ करना होता है, राइट। अब मेथड क्या है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही आसान मेथड है कॉर्निया को इम्प्लांट करने का। तो इसमें कोई स्टिचेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, किसी तरीके का टाँका नहीं लगता है किसी सर्जरी में। एक छोटा सा इंसिजन या फिर कट बनाया जाता है पेशेंट की आँख में और इस कॉर्निया को, जहाँ भी एग्जिस्टिंग कॉर्निया है वहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है या फिर प्लेस कर दिया जाता है। तो ये जो भी अवेलेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर लेज़र है, इनके इस्तेमाल से ये सर्जरी पूरी की जा सकती है। आगे की बात करें हम, तो यहाँ पर केराटोकोनस नाम की एक बीमारी है जो कि इंडिया में 20 लोगों से ज़्यादा अभी इससे अफेक्टेड थे, उनके विजन को वापस लाया जा चुका है। तो ऐसी बीमारियां इस कॉर्निया इम्प्लांट से सही की जा सकती हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिकली एडवांटेजेस है, बहुत ही सस्ता है, क्योंकि हम जानते हैं पिग स्किन जो है एक बाई प्रोडक्ट है फूड इंडस्ट्री का। फूड इंडस्ट्री में पिग के स्किन को कंज्यूम नहीं किया जाता है, इसलिए इस स्किन का यूज़ करके इसका कोलेजन को एक्सट्रैक्ट करके कॉर्निया बनाया जा सकता है। और जो ट्रीटमेंट ऐसी होती है वो लाइफ टाइम होती है, क्योंकि रिसर्चर्स ने पाया है कि जो भी अभी तक ट्रीटमेंट हुआ है उनका अभी जो आई साइट है वो अभी भी ठीक ठाक है। इवन 2 साल के बाद भी उनका आई साइट ठीक है और उम्मीद है कि आगे भी इनका आई साइट ठीक रहेगा। और जो प्रोडक्शन है ये मास लेवल पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि छोटे स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे। पिग कंजप्शन बहुत सारे देशों में होता है, स्किन इनका बहुत ही बाई प्रोडक्ट होता है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए इस कॉर्निया इम्प्लांट का मास प्रोडक्शन पॉसिबल है, राइट।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया प्रेजेंट इन ह्यूमन आई इज क्या है, स्ट्रक्चर सपोर्ट टू आई नहीं देता है, बेंड्स लाइट बिफोर इट रीचेज द लेंस, ये अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से बेंड कर देता है लाइट। अगला है चेंज द शेप ऑफ लेंस इनेबलिंग, ये तो नहीं हो सकता, कंटेन अ कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ कोन सेल ऑन द करेक्ट, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है जीएस पेपर 1। अभी हमने देखा एक मेटेरॉइड स्टडी की जाई है कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन का, यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्या है न्यूज़ में, ये डाउन टू अर्थ में आया है आपकी न्यूज़। तो अभी हाल ही में पाया गया है नए स्टडी के अकॉर्डिंग कि अर्थ का जो भी कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए हैं वो मैसिव मेटेरॉइड इम्पैक्ट के द्वारा पाए गए हैं, या फिर मेटेरॉइड इम्पैक्ट के थ्रू ही अर्थ के कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए हैं। कब फॉर्म हुए हैं, अगर हम अर्थ के हिस्ट्री की बात करें तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री है। तो इसका जो फर्स्ट बिलियन पार्ट है, फर्स्ट बिलियन ईयर है, उस दौरान मेटेरॉइड की वजह से अर्थ से कंटेंट फॉर्म हुए हैं। स्टडी की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है मेटेरॉइड जो हैं, जो बड़े बड़े ओशनिक प्लेन्स हैं उनको इम्पैक्ट किया, उसके बाद वहाँ से ही हमारे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो बने। अब यहाँ पर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है क्या है कैसे है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दो तरीके की प्लेट्स होती हैं। ओशनिक प्लेट्स आपका समुद्र के नीचे होता है, बेड कह सकते हैं ओशन का, और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं जिसपे सारे लाइफ फॉर्म्स होते हैं, मैक्सिमम लाइफ फॉर्म जो ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे लाइफ फॉर्म्स कॉन्टिनेंट में होते हैं। और ओशन में भी बहुत सारे लाइफ फॉर्म होते हैं, लेकिन एक्वेटिक में मेजर लाइफ फॉर्म्स, तो अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व है ओशंस में। अब यहाँ पर हमको ये समझने की क्यों ज़रूरत है, आखिर में कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हमें समझना ही क्यों है। तो हम जानते हैं अर्थ में बहुत सारे मेटल्स हैं या फिर बहुत सारे मिनरल्स हैं, लिथियम, टिन, निकल, तो कहाँ पर प्लेस्ड हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ पर इसको पाया जा सकता है, तो इसके एवोल्यूशन के लिए भी हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम कॉन्टिनेंट का एवोल्यूशन समझ सकते हैं तो हमें इनके जगह का पता चल सकता है, कहाँ ये पाए जाएंगे, तो वहाँ पर से इनको निकाला जा सकता है। और साथ ही में कॉन्टिनेंटल पे या फिर लैंड मासेस पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जैसे इंसान हैं, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए भी हमें कॉन्टिनेंट का एवोल्यूशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, राइट। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं मेटेरॉइड और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो मेटेरॉइड्स हैं, रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट्स ऑफ एस्ट्रॉइड, कॉमेट और प्लैनेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस में, आपको क्लियर हो गया होगा क्या ही है चीज़ें। मेटियोर है, यहाँ पर पत्थर है बीच में, ये क्योंकि अब बहुत तेज़ी से आ रहा होता है तो यहाँ पर आग लग जाती है और ये अर्थ पे स्ट्राइक करता है। अर्थ पे स्ट्राइक करने के बाद ये इसके कुछ जो डेब्रिस हैं वो अर्थ पे ही बचा रहता है और आग धीमे धीमे करके ये ठंडी होती हैं चीज़ें। तो ये बताया गया है इस थ्योरी के हिसाब से कि ऐसे ही कोई मेटेरॉइड अर्थ पे स्ट्राइक किया गया, स्ट्राइक करने के बाद जो ओशन प्लेट्स हैं वो टूटे, टूटने के बाद यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बने, उसका लाइफ फॉर्म बना, ये सारा प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, राइट। अब बात करें एविडेंसेस की, तो क्यों ये माना जा रहा है, क्या एविडेंसेस पाए गए हैं। तो जिरकॉन क्रिस्टल इन पिलबरा क्रेटन, तो पिलबरा क्रेटन एक क्रस्ट का नाम है जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वहाँ पर जिरकॉन क्रिस्टल पाए गए हैं। जिरकॉन क्रिस्टल क्या होते हैं, क्योंकि मेटेरॉइड से ही वो क्रिस्टल्स बने होते हैं, इसलिए एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है जो कि प्रूव करता है एक तरीके से कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो भी कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन है वो मेटेरॉइड्स की वजह से हुआ है, राइट। क्रेटन्स क्या है, तो क्रेटन्स है ओल्ड एंड स्टेबल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, जो मैंने बताया ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अब हम बात करें दूसरे थ्योरीज़ की, तो बहुत सारे थ्योरीज़ हैं जो कि रिलेटेड हैं कॉन्टिनेंटल और प्लेट्स फॉर्मेशन की, या फिर अभी जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन के बहुत ही सारे थ्योरीज़ हैं। इनमें से जो मेजर थ्योरीज, जो इनिशियल थ्योरीज़ हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अगला है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और भी थ्योरीज़ हैं लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा इन दोनों को ब्रीफ कर दे रहा हूँ। तो कॉन्टिनेंटल थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाई एल्फ्रेड वेगनर 1912 में, इन्होंने बताया था। इनके हिसाब से पहले जो स्टार्टिंग में 225 मिलियन अगो इन दिस अर्थ वॉज कंसिस्टेड ओनली ऑफ लैंड मास एंड वाटर। लैंड मास को इन्होंने पैंगिया कहा था और वाटर मास को इन्होंने कहा था पैरेंथलासा। तो धीमे धीमे क्या हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद कंटेंट दो पार्ट में बढ़ गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, और यहाँ पर टेथस सी, यहाँ पर एक सी की वजह से दोनों लैंड ब्रेक हो गए। तो धीमे धीमे ये मूवमेंट होने लगा और मूवमेंट होते होते जो अभी हमारे अभी का पार्ट है, जो वर्ल्ड का पार्ट है प्रेजेंट डे, उस तरीके का फॉर्मेशन हो गया। कॉन्टिनेंट्स क्या हो गया, धीमे धीमे मूव कर रहे थे, धीमे धीमे ब्रेक हो रहे थे, क्योंकि वाटर बॉडी ज़्यादा था, अर्थ कम था, तो कुछ रीज़न से मूवमेंट की वजह से ये ब्रेक होने लगे, होते होते अलग अलग हिस्सों में बट गए और आज के समय में हमारा अर्थ ऐसा दिखता है। प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का थोड़ा इंप्रूवमेंट है, बाद में बताया गया। इनके हिसाब से अर्थ जो है अलग छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइड है, छोटे छोटे मतलब इतने छोटे नहीं कि आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर लें। अर्थ ऑलरेडी खुद बहुत ही बड़ा एक प्लैनेट है, तो यहाँ पर कई पार्ट्स में हमारे प्लेट्स हैं। अब प्लेट्स दो तरीके के हैं यहाँ पर, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशनिक प्लेट्स। तो इन दोनों के मूवमेंट की वजह से ये जो अभी आज का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुआ है। तो ये बताते हैं यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से 1950s और 1970s के दौरान ये थ्योरी डेवलप हुआ।
प्लेट टेक्टोनिक सिंपल सा मतलब होता है टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे ये अगर हम पूरा ये लैंड मास की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम बांट दें तो इनको हम सिंगल को एक प्लेट कहेंगे, ठीक है। और इन प्लेट के मूवमेंट्स को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से ये क्या बताते हैं, अर्थ है ये लिथोस्फीयर में डिवाइडेड है, लिथोस्फीयर और मेंटल। लिथोस्फीयर क्या है, एक अपर लेयर होता है और जो नीचे वाला लेयर होता है उसे एस्ट्रोनोस्फीयर या फिर मेंटल कहते हैं। एक मोल्टेन मैग्मा होता है मेंटल, और इसी के ऊपर जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स कौन कौन से हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे, एक है कॉन्टिनेंटल और एक है ओशनिक प्लेट्स। तो ये मूव करते हैं और इनके मूवमेंट से ही जो भी आज का हमारा स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, वो पृथ्वी का स्ट्रक्चर इन्हीं मूवमेंट की वजह से बना हुआ है। जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर यानी कि ये प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनको लिथोस्फीयर कहा जाता है अपर लेयर, और नीचे वाले को स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। तो जो लिथोस्फीयर है स्टेनोस्फीयर को मूव करता है और इन्हीं मूवमेंट की वजह से अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो ये 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं, डाइवर्जन, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्म। तो इनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट स्टिल इफ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। जो भी जितने भी थ्योरीज हैं सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पर हमारा बात करना था सिर्फ मेट्रॉइड्स के बारे में, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? तो कॉन्टिनेंटल और ग्लेशियर साइकिल है, तो आंसर यहाँ पर, और कोड बताया गया है, सिलेक्ट द आंसर कोड। तो 1 हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल। तो क्या ओनली 1 है, 2 है, बोथ 1 and 2 है, नीदर 1 2 है। तो दोनों को वजह से पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म का डेवलप अर्थ में हुआ था, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। और इससे और क्वेश्चन मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस एंड इट्स सपोर्ट। हर थ्योरी से रिलेटेड कुछ एविडेंसेस होते हैं जिसके बेसिस पर थ्योरी बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है वो बताना है, और एविडेंसेस बताए गए हैं कि कौन से एविडेंसेस प्रूव करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने की वजह से ही जो भी हमारा आज अर्थ का स्ट्रक्चर है इस थ्योरी की वजह से है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है। जीएस पेपर 3 में ये पाता है, इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है कि द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, इन्होंने एक आरटीआई किया था, और उस आरटीआई के रिस्पांस में मिनिस्ट्री ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि दिल्ली पुलिस अगर किसी फेस का 80% मैच कर रहा है तो उसे पॉजिटिव मानते हैं और उसके ऊपर वो काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फेस रिकग्निशन सिस्टम क्या होता है, तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होता है जहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई करते हैं इमेजेस के द्वारा। कौन से इमेजेस होते हैं, डेटाबेस में बहुत सारे इमेजेस होते हैं, और रियल टाइम में जैसे कोई इंसान अगर रोड पे चल रहा है तो सीसीटीवी से या फिर उनके इमेज लेके या फिर किसी भी तरीके से उस इमेज को लेके कंपेयर किया जाता है डेटाबेस से, और उस डेटाबेस से जैसे आधार कार्ड में हमारा पूरा डेटा है, बायोमेट्रिक से लेके हमारे इमेजेस सब कुछ है, तो उस डेटा से कंपेयर किया जाएगा, या फिर और डेटा जो भी डेवलप किए गए हैं उस डेटा से कंपेयर करके मैच किया जाएगा, मैच करके सारी डिटेल्स निकाल ली जाएगी। ये सिंपल सा मतलब है फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का, और ये ऐसे ही यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चरिंग एंड स्कैनिंग इमेजेस, उसके बाद फेशियल डेटा जो भी फेस के जो फीचर्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है कहाँ पर डेटाबेस से, और अगर कोई मैच मिलता है तो वहाँ से उनका सारा इन्फॉर्मेशन निकल जाता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो कोई अगर इंसान खो गया है तो उसके बारे में डेटाबेस ऑलरेडी है, और हम मैनुअली तो कर नहीं सकते हैं। अगर मशीन के द्वारा अगर कहीं भी उसको डिटेक्ट किया जाता है, चाहे सीसीटीवी हो या फिर इंटरनेट पे हो या किसी भी तरीके से अगर उस इंसान के इमेज को डिटेक्ट किया जाता है तो उसको डेटाबेस से मैच करके ऑटोमेटिक यहाँ पर बताया जा सकता है कि ये इंसान यहाँ पर है। क्रिमिनल्स को भी उसी तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर फ्लाइंग को सेव किया जा सकता है, जैसे हम देखते हैं एयरपोर्ट पे अगर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का लोग अगर फ्लाई कर रहे हैं तो उनको फ्लाई करने से रोका जा सकता है और दूसरे की सेफ्टी बढ़ाई जा सकती है। शॉपिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अभी हम देख सकते हैं लोग शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, फिर सामान खरीदते हैं और फिर लाइन लगाते हैं बिल देने के लिए, लेकिन इस सिस्टम को अगर और एडवांस किया जाए तो आगे चलकर सिर्फ शॉपिंग करने के बाद वो निकल जाते हैं तो उनके लिस्ट को जो भी वो मटेरियल लिए हैं उनके फेस से रिकगनाइज़ करके उनके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे डिडक्ट हो सकते हैं। हालांकि अभी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है। सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट मशीन, बॉर्डर चेक पॉइंट, एयरपोर्ट पे या फिर एटीएम मशीन्स पे ये ऐसे सिस्टम इंस्टॉल करके सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है। साथ ही में सर्विलेंस करना भी इससे आसान हो जाएगा। सर्विलेंस यानी कि क्रिमिनल्स जो भी खुले में घूम रहे हैं उनको अगर सीसीटीवी से कहीं डिटेक्ट किया जाए या फिर डिटेक्ट करता है सीसीटीवी तो उसको कंपेयर करके तुरंत बता दिया जाएगा कि हाँ भाई ये क्रिमिनल यहाँ पर घूम रहे हैं, इनको पकड़ लीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ फेस रिकग्निशन सिस्टम। अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, तो सबसे पहले तो असेसमेंट नॉट मैंडेटरी।
बहुत सारे देशों में असेसमेंट मैंडेटरी होता है, मतलब कि प्राइवेसी मेन मेजर कंसर्न होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इंडियन लॉज में अभी फेस रिकग्निशन सिस्टम को लेकर कोई भी लॉ ऐसा नहीं है, तो इसलिए एक चैलेंज है ये। प्राइवेसी इसी में ऐड हो जाता है। पोज वेरिएशन, इंसान अगर अपना पोज चेंज कर दें, फेस का अगर थोड़ा सा फीचर चेंज कर ले, मान लीजिए थोड़ा मुंह टेढ़ा कर ले या कुछ कर ले, तो उसके फेस को रिकग्नाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इल्यूमिनेशन, यानी कि अगर अंधेरे में या फिर कम लाइट में अगर किसी फेस को रिकग्नाइज़ करने की कोशिश कर रहा है मशीन, तो वहाँ पर भी चांसेस हो सकते हैं कि मैच ना मिले। वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन, अगेन सेम थिंग, पोज और वेरिएशन एक तरीके से कह सकते हैं। पोज मतलब पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करना, वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन और फेस का एक्सप्रेशन चेंज करना। एजिंग, हम जानते हैं 8 से 10 साल के बीच तक में किसी भी इंसान का फेस जो होता है काफ़ी हद तक बदल जाता है, तो एजिंग की वजह से भी जो डेटाबेस है उससे अगर चीज़ें मैच करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऑक्लूजन का मतलब क्या होता है, फेस पे अगर किसी ने मास्क लगाया है, चश्मा पहना है या फिर दाढ़ी बढ़ा लिया है, तो अलग तरीके की जो एक्सटर्नल फीचर्स अगर फेस पे जो आ जाते हैं उसके वजह से फेस का रिकग्निशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इमेज रेजोल्यूशन, अगर हम किसी इमेज से हेल्प से अगर हम किसी को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं डेटाबेस से, अगर रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है तो वहाँ भी मैच करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये चैलेंज है फेस रिकग्निशन सिस्टम का। अगला टॉपिक है हमारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो यहाँ पर 50,000 करोड़ ऐड ऑन किए गए हैं, जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, पीआईबी ने पब्लिश किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी तक 4.5 लाख लोन देने की प्रोविज़न था, लेकिन यहाँ पर अभी 50,000 करोड़ को और ऐड कर दिया गया है। स्पेसिफिकली हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी सेक्टर हैं इनके लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं या फिर इनके लिए ये स्कीम बनाया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम की बात करें तो ये मई 2020 में लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंतर्गत में। क्योंकि उस समय कोरोना था, कोविड था। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब इम्पैक्ट हुआ था, बहुत सारी कंपनीज़ बंद हुई थी, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो ऐसे हैं उनके लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाना था। उसके अंदर में ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव यही है जो भी कोविड में या फिर कोरोना वायरस में इम्पैक्ट हुआ था जिनको, उनके लिए लोन प्रोवाइड करके या फिर पैसा प्रोवाइड करके उनके बिज़नेस को फिर से रीस्टार्ट करना, ताकि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट वापस मिल सकें और जो काम कर रहे थे उनको भी बेनिफिट हो। सो दिस वाज द मेजर रीज़न बिहाइंड लॉन्चिंग दिस स्कीम। और इसी स्कीम के अंतर्गत में अभी 50,000 करोड़ रुपीज़ को ऐड किया गया है, कहाँ पर, हॉस्पिटैलिटी सेक्शन में। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक होगा आर्कटिक ओशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वार्मिंग ऑफ आर्कटिक ओशन। तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, द हिंदू में न्यूज़ आया है। अब हम देख लेते हैं खबरों में क्या है। तो फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च पब्लिश्ड अ स्टडी इन कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंटल जर्नल कंक्लूडिंग दैट आर्कटिक हीट इज़ 4 टाइम फास्टर दैन रेस्ट ऑफ द प्लानट। यानी कि आर्कटिक रीजन कौन सा है अर्थ पे, आर्कटिक रीजन आप जानते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर अर्थ इस कॉल्ड एज आर्कटिक रीजन, और वहाँ पर जो हीट है वो पूरे बचे हुए जो भी अर्थ का सेक्शन है वहाँ से 4 गुना तेज़ी से यहाँ पर हीट हो रहा है। अब 4 गुना तेज़ी से हीट हो रहा है तो इसका नुकसान क्या होगा, इम्पैक्ट क्या है, वो भी आगे हम देखेंगे। हम जानते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक दो ये बर्फीले इलाके हैं, यानी कि फ्रीज जोन है, यहाँ पर बर्फ़ है, यहाँ पर लाइफ मतलब कि लोग नहीं रहते हैं, कम ही लोग रहते हैं कुछ जगह पे, या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो ही यहाँ पर अक्सर जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, लोग यहाँ पर रेजिडेंट्स नहीं होते हैं। पिछले स्टडीज़ की बात करें तो इससे पहले बताया गया था कि आर्कटिक का जो एरिया है वो दुगनी तेज़ी से गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लेकिन अभी ये रेट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, पहले दुगना था अभी यहाँ पर डबल हो गया है। ठीक है, और यूरेशियन पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन है, यूरेशियन पार्ट अगर हम बात करें यूरोप के जो आसपास जो भी आर्कटिक का रीजन है, अगर ये यूरोप है, इसके पार्ट का जो आर्कटिक रीजन है ये 7 टाइम्स ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा हीट कर रहा है। अगर ग्लोबल में अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर 7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मतलब 7 टाइम्स यहाँ पर हीट बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग कंसर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे चलकर। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर जो पोलर एम्प्लीफिकेशन है ये इसके रीज़न क्या है होने के, तो जब भी अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज होता है नॉर्थ और साउथ पोल में, मतलब कि नॉर्थ पोल कौन सा है, आर्कटिक है, साउथ पोल कौन सा है, अंटार्कटिक है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो जब भी बढ़ता है तब वहाँ पर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होता है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ने की वजह से ये रीज़न होता है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस का जो रीज़न है, मेन रीज़न है क्यों ये टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो उसका रीज़न है आइस एल्बेडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक, ये सारे फिनोमिनन हैं जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो पॉसिबल हो पा रहा है आर्कटिक में और अंटार्कटिक, मतलब जो पोल्स है जो हमारे वर्ल्ड के यहाँ पर वो हो रहे हैं। अगर दूसरे रीज़न क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहा है जिसके कारण से ये एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ना है। जैसे गाना सुनते हैं आप, एम्पलीफायर लगाते हैं, मोबाइल से आप गाना सुन रहे हैं, कम आवाज़ आ रहा है, वहीं आप एम्पलीफायर का यूज़ करके स्पीकर्स में अगर कनेक्ट कर देते हैं अपने मोबाइल को तो गाने का आवाज़ तेज़ हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो एम्पलीफाई हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। नॉर्मल जगह अगर 1 डिग्री बढ़ रहा है तो हमने देखा यूरेशियन पार्ट में 7 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही एक दिक्कत की बात है हमारे प्लैनेट के लिए। अब हम बात करें
इसकी आइस एल्बिडो की। तो आइस एल्बिडो क्या होता है, यहाँ पर आप इस फिनोमेनन समझ सकते हैं। एल्बिडो मतलब कि जो भी टेम्परेचर आता है उसको आइस जो कैपेसिटी होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर ले। और लेकिन यहाँ पर ओशन में क्या होता है, वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो जाता है। टेम्परेचर एब्जॉर्ब होने से क्या होता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता है। एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं। तो यहाँ एल्बिडो का मतलब क्या होता है, जैसे अगर अर्थ का यहाँ पर सन से सनलाइट आ रहा है, बर्फ़ को पिघलाएगा, बर्फ़ पिघलने से क्या होगा, जो सनलाइट है, हीट है, वो एब्जॉर्ब होगा। हीट एब्जॉर्ब होने से क्या होगा, फिर जो पानी का क्वांटिटी है वो बढ़ेगा। पानी क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा, जो आइस है यहाँ पर वो पिघलेगा। आइस पिघलने से क्या होगा, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा। तो अल्टीमेटली जो हो रहा है वो यहाँ पर टेम्परेचर राइज करेगा। यही कारण है यहाँ पर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्कटिक। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ग्रीनलैंड जो आइस शीट है, ग्रीनलैंड का एरिया है यहाँ पर आर्कटिक के पास, तो आइस का जो शीट है उसका पतला हो रहा है। पतला क्यों हो रहा है, क्योंकि आइस वहाँ पर मेल्ट हो रहा है। सी लेवल बढ़ रहा है, ये भी एकदम सिंपल सी बात है। अगर आइस पतला हो रहा है या फिर आइस गल रहा है, पिघल रहा है, तो सी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आइस जो है वो पानी में तब्दील हो रहा है, बदल जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी में अलग कई तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। अब सी लेवल राइज हो रहा है, जो भी लैंड एरिया, अगल बगल लैंड एरिया है, वहाँ जो लाइफ सस्टेन करता था पहली बात तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब आर्कटिक ओशन में जो पिघलेगा, बर्फ़ पिघलेगा, तो वाटर में एसिडिफिकेशन बढ़ेगा और जो सैलिनिटी लेवल है वो घटेगा, वेरी करेगा, या तो घटेगा तो बढ़ेगा। उसके वजह से जो भी बायोडाइवर्सिटी है, ओशन की बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा, मरीन स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमारे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो पहले 2 क्वेश्चन आ चुके हैं 2021-2015 में। हाउ डू मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ अर्थ। दूसरा है व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्कटिक सी एंड इट्स पॉसिबल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये 2 क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, मतलब कि ये जोन जो ज्योग्राफी का हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बोर्ड ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हमेशा अपडेट्स मिलता रहे। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।